अच्छा सर, एक और जो चीज़ जिसके हवाले से ये जो ट्रंप साहब हैं, इनका एक यूं लगता है कि मामला कुछ ऐसे हैं कि इनके ऊपर सुबह के टाइम बात करेंगे, शाम के टाइम उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा। और दूसरी जानब हम ईरान को देखते हैं, वो भी इस वक्त किसी चीज़ के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। और जो अब लेटेस्ट हमला किया गया, खासतौर पर डेमोना पे जो हमला किया गया, वो बताया जा रहा है कि वो इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं थे, वो मिसाइल्स जो फायर किए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस वक्त जो प्रेशर है वो क्या अमेरिका और इसराइल पर बढ़ा है कि जिसकी वजह से अब उनकी जानिब से इस किस्म के मुतालबात और इस किस्म के और जो है मीडिएशन की जानिब जाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल बढ़ा है। उसकी वजह यह है कि कोई भी, मेरा नहीं ख्याल, मैं जितने इंटरनेशनली स्ट्रैटेजिस्ट या तजिया निगारों को फॉलो करता हूं, किसी की भी तवक्को नहीं थी कि ईरान ना सिर्फ कम बैक करेगा बल्कि इतनी सीरियस प्राइस जाहिर है इजराइल को भी चुकानी पड़ेगी। वो इसलिए कि जून का 2025 का जो मैं कैंपेन एनालिसिस भी किया अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिले में, तो मैंने देखा कि ईरान के नो डाउट बहुत अच्छी स्ट्राइक्स की, कॉम्बिनेशन से की, लेकिन जितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी में अब देख रहा हूं ये पिछले कैंपेन में नहीं। वो अलग डिबेट है कि उसको कैसे मदद मिल रही है। उसके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। हम इसको अपनी एविएशन टर्म में कहते हैं बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, BDA कहते हैं। यानी जहां आपका बॉम्ब गिरा है, मुझे पता लगना चाहिए कि मैंने 80% एक्यूरेसी से किया, 90 से या 100% एक्यूरेसी से। वो ईरान को फीडबैक मिल रहा है। वो आपको फीडबैक अगली टारगेटिंग स्ट्रैटेजी यानी आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी करने के लिए बहुत काम आता है। जब मुझे ये पता हो कि बॉम्ब एक्यूरेट नहीं गिरा तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक डेस्परेशन होनी चाहिए। ईरान को एक कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक मिल रहा है, उसकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी एंड टारगेटिंग एक्यूरेसी कहीं बेहतर है 2025 में। और अभी ग्रेजुअली चौथे हफ्ते में जाकर जो उसने प्रोहिबिटिव प्राइस की है खासतौर पर इजराइल पर, वो ऑब्वियसली ये कर रही है। और आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये रियलाइज कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन अमेरिका की जो जो इंटरेस्ट इस एरिया में थी, कुवैत में रडार होगा $1.1 बिलियन का, वो नॉकआउट हो गया। 100 ऑब्वियसली आवर्स के अंदर, 100 घंटे के अंदर 3.87 बिलियन उनका खर्च हो गया। इस वक्त ईरान के ऊपर जंग की जो कीमत है, अगर 1 बिलियन भी रोजाना लगाई जाए तो 42 मिलियन एक घंटे की और $11,000 एक सेकंड की प्राइस निकलती है सर जी। तो आप विजुलाइज कर लें कितनी महंगी है इस वक्त अमेरिका के लिए जंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और जो चीज़ है कि जिस तरह से अब ईरान की जानिब से हमले किए गए और उसके जवाब में अब हम ये मामला देखते हैं, लेकिन वहाँ पर हम फिर इजरायली जो वज़ीर आज़म है उनका भी एक स्टांस देखते हैं। इसराइल तो यूं लगता है कि इस जंग को खींचना चाहता है। क्या आप समझते हैं कि वो भी अब मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहता है, या वो फिर इस जंग को कोई ना कोई वो बीच में ऐसा काम करता है कि अगर मुज़ाकरात की कोई राह निकलती भी हो तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है? जी बिल्कुल, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सदर को शायद बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि ये जंग वो जीत नहीं सकते कम से कम, या अपने लोगों को वॉर ट्रॉफी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन इजराइल की इंटरेस्ट ये है कि ईरान के ना सिर्फ न्यूक्लियर बल्कि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी इस हद तक तबाह कर दिया जाए कि वो आने वाले कई दिहाइयों में बजाय वो न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम की तरफ अपने पैसे या इकोनॉमी लगाए, वो सारी की सारी रीबिल्डिंग में लगाए। वो ये इजराइल का मकसद है। इसी वजह से आपने देखा कि ऑयल रिफाइनरीज को, स्टोरेज को पहले हमला किया था कुछ दिन पहले, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सो कॉल्ड कहा कि जी आप ना करें। फिर बिजली घरों को तबाह किया गया, उन्होंने कहा ना करें। ये कोई फेवर नहीं की थी उन्होंने ईरान को कि ना करे। ईरान ने ये डिक्लेयर किया था कि मैं मिडिल ईस्ट के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे जो बिजली घर है उनको तबाह करूंगा, जहां से तकरीबन 815 डीसैलिनेशन प्लांट्स, वाटर डीसैलिनेशन प्लांट की बिजली जाती है। अगर वो डीसैलिनेशन प्लांट का सोर्स वाली बिजली उड़ा दे तो आप 70% तकरीबन पानी की सी वाटर की डिपेंडेंसी सऊदी अरब की है, 85% ओमान की है, 90% कुवैत की है समंदर के डीसैलिनेशन प्लांट को जो यूज करते हैं ह्यूमन यूज के लिए। तो अगर ये बिजली चली जाएगी तो इमेजिन करेंगे 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल के चौथे दिन क्लैप्स कर देंगे, क्योंकि सिर्फ यूएई की कैपेसिटी 40 दिनों की है, बाकी तमाम मुल्कों की 4 से लेकर 7 दिन तक है पानी की स्टोरेज। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से जो सालिसी की पेशकश की गई, फिर हमने देखा कि जो है मुलाकात, बातचीत भी हुई ट्रंप से, आर्मी चीफ की, और फिर हम वज़ीर आज़म के हवाले से भी देखते हैं कि वो भी ईरान के साथ नेगोशिएशन में अब एक्टिव नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि यकीनी तौर पर आपने तो कहा कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि पाकिस्तान इस मामले को बेहतर करता है, लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान जो किरदार अदा करना चाहता है, जो मारूजी हालात हैं, वो क्या इजाज़त देते हैं? क्या ईरान अब जो है वो किसी हद तक वो जा रहा है नरमी दिखाने की तरफ? क्योंकि हमने तो देखा था उनका एक बड़ा एक हार्ड सा एक स्टैंस था कि जिस पर वो अभी तक अड़े हुए हैं। देखिए, ईरान ने लोगों की और अपनी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया अभी तक। चौथा हफ्ता हो गया है, अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज या सरेंडर के करीब ही नहीं है। अमेरिका की तो सिर्फ विक्ट्री एक ही कहला सकती थी कि ईरान डिक्लेयर कर दे कि मैंने शिकस्त मान ली। अगर वो ये कर देता तब अमेरिका को हम जीतता हुआ कहते, वो तो हुआ नहीं है। कॉन्सेप्ट सारी जंग का तो था ही यही कि अमेरिका ने अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। तो ईरान ने जो कम बैक किया उसको बहुत बेहतर नेगोशिएशन की पोजीशन मिली है, नंबर 1। क्योंकि जैसे मैंने कहा, पावर टू हर्ट ईरान ने भी शो किया, वही इसकी बेहतर पावर टू बार्गेन हुई है।
अब ये तो कोई शक नहीं है कि तमाम ममालिक ने अपनी अपनी कीमत दी है। अमेरिका ने इनडायरेक्टली दी है, तेल की कीमतें बढ़ाकर अपना जिम्मा उसके जाहिर ब्लेम लिया। मिडल ईस्ट के तमाम जो ममालिक हैं वो जाहिर है इस वक्त शिकार है, टारगेटिंग हो रही है। इजराइल का निशाना बन रहे हैं, इकोनॉमी तबाह हो रही है, ओवरऑल दुनिया की देख लें कहां पहुंचना शुरू हो गई है तेल की प्राइसेस। तो ईरान ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कुर्बानी दी है, तकरीबन 1400-1500 लोग शहीद हो चुके हैं। इवन स्पोर्ट्स स्टेडियम तक को नहीं छोड़ा जा रहा, बाकी चीजें तो बाद की बात है। बच्चे 160 शहीद कर दिए, बच्चियां शहीद कर दी, तो कीमत तो ईरान ने दी है। आई थिंक ये आइडियल पोजीशन है कि ईरान को एक ऐसी निस्बतन एडवांटेजेस पोजीशन, मैं ओवर इजराइल और अमेरिका नहीं कह रहा, मैं उस डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं जो शायद 4 हफ्ते की जंग के बाद ईरान को फेस कर सकता था, उसे कहीं बेहतर पोजीशन में अब वो बार्गेन करने की पोजीशन में है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी एक बहुत एडवांटेज पोजीशन है कि ईरान का ट्रस्ट, सऊदी अरब का ट्रस्ट, अमेरिका का ट्रस्ट हम पे बहुत ज्यादा है। दुनिया में चंद मुल्क बचे हैं जिन पर ये तमाम मुल्क एग्री कर सके। तो आई थिंक हमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए और हम दुनिया को बताएं कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स अगेंस्ट इंडिया नहीं है, हम एक ग्लोबल एक स्टेबलाइजिंग कंट्री हैं जो पीस चाहता है और पीस में हेल्प भी कर सकता है। अच्छा सर, एक बड़ा मैं चाहूंगा कि बस ब्लैक एंड व्हाइट सा आंसर चाहिए। तो अभी तक आप क्या देखते हैं? यकीनी तौर पर आपने गुफ्तगू में इशारा तो किया, लेकिन आप समझते हैं कि सारी सूरत हाल में इस वक्त फातेह ईरान है या अमेरिका कुछ हासिल कर सका है? क्या समझते हैं? सलमान, देखिए, जंग शुरू होने से पहले और आज तक चौथे हफ्ते में मुख्तसर ब्लैक एंड व्हाइट ये है कि अमेरिका ने जो वॉर के ऑब्जेक्टिव ड्रॉ किए थे या दरमियान में कहते आए थे, उन्होंने वो साबित करने हैं। तो उन्होंने जंग जीत कर दिखानी है, जीत साबित करने के लिए। ईरान ने जंग जीत कर नहीं दिखानी, ईरान ने सिर्फ हारना नहीं है, हौसला भी और अपनी कैपेबिलिटी भी। अगर ईरान सिर्फ हौसला रखे और सस्टेन कर पाए जंग को, तो मेरे जैसे स्टूडेंट सब कहेंगे कि ईरान जीता। बिल्कुल ठीक सर। हमें सर इस जो सारी सूरत हाल में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। जी अब्दुल्ला साहब, आपने भी इस सारी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नजर रखी हुई है, क्या देखते हैं? गो के अभी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट के हवाले से मैंने पूछा था, आपकी गुफ्तगू में तो तासुर मिलता रहेगा सारी सूरत हाल का, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ हमें बताएं कि अब कौन फातेह है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि एक सुपर पावर जो है उसको अब पाकिस्तान के पास आना पड़ा और आके अब ये कहना पड़ा कि हमारे सारे मामला किए जाएं। सलमान कैनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फातेह तो इसमें ईरान है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैं तो सीधा जवाब देने वाला आदमी हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर ये फतह क्या कम है कि जिसके ऊपर 47 साल पाबंदियां तेल की तरसील पर लगाई गई और तेल की जो पैदावार थी उसको मना किया गया कि दुनिया नहीं खरीदेगी, आज वही ईरान के ऊपर अमेरिकन वजारत खजाना के जो वजीर खजाना है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि जी आप तेल बेच सकते हैं, यानी कि ईरान वहां वो तेल बेचे और फिर वो वही पैसा अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ हथियार अपने बनाने के अंदर इस्तेमाल करे। तो दिस वॉर इज गोइंग टू बी फंडेड बाय अमेरिका ऑल्सो। तो आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान के अंदर थे तो $2000 ये फी कंटेनर दिया करते थे और बाद में बाकायदा पेंटागन की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर यह कहा गया था कि हमने ऑलमोस्ट $700+ मिलियन जो कंटेनर्स के लिए तालिबान को पैसे दिए भत्ते के तौर पर, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो दूसरी फतह है वो ये है कि जो कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज में सवार होने से पहले एक अजीब सा बेहुदा सा बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी जो आबनाए हुर्मुज है वो आयतुल्ला और मैं शायद मैं साथ उन्होंने मे बी मिल के हम उसको रखवाली करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि आयतुल्ला तो है ही हैं, वो जो आबनाए हुर्मुज के इस टाइम पे जो मालिक है वो तो आयतुल्ला है, और अगर उनकी इजाजत हुई तो दूसरे लफ्जों में फिर मैं भी शायद शामिल हो जाऊं।